गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग अभी तक बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंड ईयर कौन सा पार्ट, सेकेंड ईयर का पढ़ने वाले हैं हम लोग फिजिक्स। तो इसमें आपके तीन पेपर चलते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट थर्मो, सेकंड मैथमेटिकल और थर्ड आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स है वो सर पढ़ा ही रहे हैं हमारे, और बच्चे ये दो। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसमें हम देख लेते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स ये हमारी बुक का नाम है। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई है। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है डिराक डेल्टा इक्वेशन। डिराक डेल्टा इक्वेशन। तो ये हमारा मैथमेटिकल पोर्शन है जिसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। तो ये तीन चीज़ें हो गई। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में, फिर ये और फिर ये। तो इससे पहले हम लोग ये स्टार्ट करें, उससे पहले आपको बता दो होता क्या है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कार्तीय निर्देश तंत्र या फिर निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? अब आप लोगों को ये भी पता हो निर्देश तंत्र क्या होगा। चलो थोड़ा सा पहले, जैसे आप फर्स्ट ईयर वालों ने एग्जाम तो दी नहीं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हो गया कोई निर्देश तंत्र। ये कौन सा है? कार्तीय निर्देश तंत्र। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र ऐसा तंत्र या ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की स्थिति को बताया जा सके। जैसे हम लेते थे कि मान लिया कोई कण P यहाँ पे रखा हुआ है, कितनी दूरी पे? R दूरी डिस्टेंस पे। तो किसका फंक्शन ये? X, Y और Z। ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। तो क्या देखा हम लोगों ने? निर्देश तंत्र क्या होता है? जिसमें किसी कण की स्थिति को बताया जा सके, कण की पोजीशन को डिफाइन किया जा सके कि कौन सी पोजीशन पे है, कहाँ पे है कण निर्देश तंत्र में। और इसमें भी आपने पढ़ा था कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र हम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था। तो कार्तीय निर्देश तंत्र इसमें क्या होता था कि कोई भी, जैसे हमें फिजिक्स के अंदर जो भी इक्वेशन वगैरह कुछ भी सोल्व करना था तो कार्तीय निर्देश तंत्र में सोल्व करते थे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, ना कि कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या था कि ये क्या करता है, हमें जो भी सॉल्यूशन मिलता है ना वो थोड़ा इजी तरीके से मिल जाता है, लेंथी तरीके से नहीं मिलता, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलीय निर्देश तंत्र और स्फेरिकल गोलीय निर्देश तंत्र, ये तीनों पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे इसमें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उससे पहले थोड़ा जनरल जान लीजिए। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा ये निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र। इसमें जान लेते थोड़ा सा, ये X, ये Y और ये Z। तो देखिए एक बार यहाँ पे, तो ये जो है X और Y ये दोनों तल हैं। तो इस वाले समतल को क्या बोलेंगे? एक्स वाई समतल, क्योंकि इसमें जेड का मान कितना हुआ 0। और ये
इसको कौन सा तल बोलेंगे, कौन सा समतल बोलेंगे, वाई जेड समतल। समझ में आ रहा है। और जो ये वाला बच गया, इसको क्या बोलेंगे, एक्स जेड समतल। इतना क्लियर है। अब इससे आगे चलते हैं। अब इसमें और क्या था, एक्स और वाई, इस वाले जब हम यहाँ से वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किसी भी कण की पोजीशन, तो क्या होता है, जेड इतना क्या होता है 0, यहाँ पे वाई और जेड में एक्स इक्वल टू 0, और एक्स और जेड में कौन सा होता है, वाई इक्वल टू 0 या कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। 0 और कांस्टेंट, इसका मान किस पर निर्भर करता है, कण की पोजीशन पे, या फिर हम कहाँ से उसको पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ से करते हैं तो 0, कहीं और से करते हैं, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, तो फिर उसका मान 0 ना होके क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतना क्लियर है। इसमें कुछ और देख लेते हैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए। तो ये समतल हो ही गए, इसको एक्स वाई समतल, इसको वाई जेड समतल, और इसको एक्स जेड समतल। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप हेडिंग डालिए कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हेडिंग डालिए, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी होता क्या है, ये भी एक निर्देश तंत्र होता है इसकी तरह, जैसे ये मान लिया U1, U2 और U3। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जनरल फॉर्म होती है इन सिस्टमों की, जनरल फॉर्म होती है। तो जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम काम कर रहे हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम जैसे उसमें कार्तीय निर्देश तंत्र में भी जा सकते हैं, उसमें भी उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, बेली निर्देश तंत्र में भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, और जो हमारी गोलीय निर्देश तंत्र है उसमें भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब, इसका मीन क्या हुआ, इन तीनों का मीन क्या हुआ कि ये एक फॉर्म होती है, इन सब की एक जनरल फॉर्म होती है, जिससे क्या होता है, ये एक दूसरे में हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हमें कार्तीय निर्देश तंत्र, जो कार्टेशियन निर्देश तंत्र होता है ना, उसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें यह होता है कि कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स की कुछ इक्वेशन ऐसे आते हैं जिसे हम सोल्व नहीं कर सकते, उसमें बहुत ही ज़्यादा कैसी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम फिर उसके लिए क्या करते हैं, गोलीय निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दोनों का किसी में से यूज़ करके उस इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो था अपना फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, हम ये लेंगे, ये क्या, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन को तीनों में सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसकी जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। लिखिए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, यानी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बना लीजिए कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे बना लीजिए यूं, सॉरी सही से, इतना ज़्यादा नहीं, ये इसके वक्र हो गए U1, U2 और U3। तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर चलते हैं। लिखिए कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, लिखिए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र बहुत सारे निर्देश तंत्रों का सम्मिलित रूप है, सम्मिलित रूप है। लिखिए सम्मिलित रूप है। लिखिए फिर से एक बार, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सारे निर्देश तंत्रों का
सम्मिलित रूप है जिसमें ये एक दूसरे निर्देश तंत्रों में जा सकते हैं, जिसमें हम एक दूसरे निर्देश तंत्रों में जा सकते हैं। कैसे? अभी बताया था, आपको समझाया था। जैसे हम कार्तीय निर्देश तंत्र में काम कर रहे हैं या किसी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं काम के लिए, तो हम उसे, अगर वो उसमें लेंथ ही रहेगी तो हम उसे स्फेरिकल में सोल्व कर लेंगे या फिर सिलेंड्रिकल में सोल्व कर लेंगे। तो समझ गए आपकी डेफिनेशन क्या? कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वह निर्देश तंत्र होता है या फिर वो निर्देश तंत्र है जो सभी निर्देश तंत्रों का सम्मिलित रूप है, जिसमें हम एक दूसरे निर्देश तंत्र में आ जा सकते हैं। अब हम मान लेते हैं, अब लिखते जाइए आप लोग। माना, लिखिए माना वक्र U1 इक्वल टू C1, लिखते जाइए आप। वक्र U2 इक्वल टू C2, वक्र U3 इक्वल टू C3। ये लिख लिया, यहाँ तक लिखो ये। तो ये तीनों क्या हैं? इसके वक्र हैं, U1, U2 और U3। अब इन तीनों की वो क्या चाहिए हम लोगों को, और जहाँ C1, C2 और C3 ये भी लिख लीजिए। वेयर C1, C2 और C3 क्या है? कांस्टेंट है, अपने कांस्टेंट है। अब ये निर्देश तंत्र तो बना लिया, अब हमें क्या चाहिए? इसकी अक्ष ढूंढनी है। अक्ष, तो अक्ष ढूंढने के लिए क्या करेंगे? इन पे टेंजेंट खींच देंगे। टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा, जो वक्र है उन पे टेंजेंट। तो ये थोड़ा यू बना दीजिए। तो इस पर स्पर्शरेखा, ये इस पर स्पर्शरेखा, ये, और इस पर स्पर्शरेखा, ये क्या हो गई? इन तीनों की क्या हो गई? दिशा, अक्ष हो गई। लिख दीजिए यहाँ पे। ये कौन सी हो गई? U1 अक्ष, U2 अक्ष, और ये वाली U3 अक्ष हो गई। कौन सी? ये हम लोगों ने वक्र बनाए, वक्र मान लिया हम लोगों ने U1, U2 और U3, U1, U2 और U3। अब हम लोगों को इनकी एक्सेस, ये एक्सेस के लिए क्या करेंगे? इन वक्रों पे हम टेंजेंट खींच देंगे। टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा, टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा खींच देंगे। स्पर्शरेखा खींचने के बाद में क्या मिल जाएगा हमें? अक्ष मिल जाएंगे। ये U1, U2 और U3। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलिए। वक्र रेखीय निर्देशांक रेखा। वक्र रेखीय निर्देशांक रेखा क्या होती है? देखिए, वक्र रेखीय निर्देशांक रेखा क्या होती है? देखिए, जहां दो वक्र आपस में काटते हैं, यानी कि ये और ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पे। तो जो बीच में ये मिला, ये, तो ये हमें क्या मिल गया? इसको क्या बोलते हैं? वक्र रेखीय निर्देशांक रेखा, एक्सिस। ये क्लियर हो गया? ये थी इसकी जनरल इंफॉर्मेशन कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो होता कुछ भी नहीं है इसमें क्या होता है? जो हम लोगों ने ये लिया ना कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी का इसमें यूज हो रहा है। तो ये क्या बोला? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो इसके निर्देशांक है, या जो इसका वक्र है, को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, इसके जो वक्र है, वक्र कौन कौन से? U1, U2, U3। ये एक दूसरे के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे के लंबवत होंगे। जैसे हम लोगों ने BSc में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, कार्तीय निर्देशांक की तरह ये ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया? U1, U2 और U3। तो वो क्या कह रहा है? ये तीनों एक दूसरे से क्या होंगे? लंबवत होंगे एक दूसरे के। तो जैसे ये और ये 90 डिग्री, इनके बीच में भी U3 और U3, यानी कि ये भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और ये भी कितना है? 90 डिग्री। आप लोगों को चक्कर पड़ गया होगा, यानी कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो एंगल है वो तो 90 है नहीं,
ये जो एंगल है, तो ये है 3D। 2D में तो हमें साफ साफ दिखता है, 2D तो हमें देख ही लेते हैं, यूँ डिफाइन होता है तो हमें दिख जाता है। 3D में क्या होता है, जो ये होता है ये यूँ नहीं होता, ये यूँ होता है, ऐसे सामने की तरफ होता है, यूँ यूँ और यूँ। तो अब देखो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल। अब तीसरा एक्सिस हम, ये तो हो गया, जैसे ये हो गया x, ये हो गया y और z। अब जैसे मान ले यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने z, अब z मान लेंगे तो दिखेगा नहीं, तो दिखे समझने के लिए हम लोगों ने उसको क्या किया, यहाँ नीचे की तरफ। असल में ये नीचे की तरफ होता नहीं है, कहाँ होता है, यहाँ सामने की तरफ, यूँ होता है। अब यहाँ से पता ही लग गया होगा आप लोगों को कि जैसे इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में यूँ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ही। तो हेडिंग डालिए आप, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। कौन सा वाला निर्देश तंत्र, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। इसमें लिखिए वक्र रेखी निर्देश तंत्र, वक्र रेखी निर्देश तंत्र के वक्र, वक्र रेखी निर्देश तंत्र के वक्र u1, u2 व तथा u3, u1, u2 तथा u3 तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। तो ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते हैं, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। जहाँ ये तीनों अक्ष आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। लिख लीजिए, जहाँ ये तीनों अक्ष आपस में एक दूसरे को काटते हैं वह मूल बिंदु कहते हैं। ये जिसे हम हमेशा किससे डिफाइन करते हैं, ओ, मूल बिंदु। तो ये तो वैसे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पहले से भी है, तो काफ़ी बार पढ़ा है। तो ये हो गया मूल बिंदु। अब आगे देखिए रेखा अल्पांश। रेखा अल्पांश, रेखा अल्पांश पढ़े उससे पहले इन दोनों में कुछ चीज़ें हैं। जैसे वही सिस्टम जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में करते थे, u1 और u3, u2 में यहाँ पे क्या होगा, u3 कांस्टेंट होगा। यहाँ पे u और u, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, u1 कांस्टेंट होगा, और u1 और u, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, u2 कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे भी वही u3 क्या कांस्टेंट, यहाँ पे u1 कांस्टेंट, u1, और यहाँ पे u2 कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी निश्चित मान होगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, अपनी जगह पे रहेगा जब तक हम क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं कर देते। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये जीरो भी हो सकता है क्या? हो सकता है। जीरो कब होगा, जब हम किसी भी कण की स्थिति कहाँ से लेंगे, इस निर्देशांक यहाँ से ले रहे हैं, 0 0 से, 0 0 0 0 0 से नापेंगे। कोई कण यहाँ पे 0 0 पे, तो जो u3 है वो कितना हो जाएगा फिर, u3 इक्वल टू 0, 0 ही होगा ना। जैसे यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यहाँ समझाता हूँ अच्छे से। ये हमारा वक्र है, 90 डिग्री वाला ले लेते हैं इस बार ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसका निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 0। अब यहाँ पे कोई कण दिख रहा है, तो अब इसके निर्देशांक क्या है, 0 0 0। तो ये हो गए अपना u1 u2 और u3, u1 u2 और u3। अब मैं पूछूँ आप लोगों को कि यहाँ पे u3 का मान कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 0। क्या है, 0। और इस समझ में आ गया ये 0 कब होगा। और अगर कण कहीं पे स्थित हो, देखते हैं कहाँ पे होता है, इसको थोड़ा सा मिटा लें ताकि आप लोगों को दिखे। अब जैसे मान लिया कण यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ कुछ तो वैल्यू होगी यहाँ पे, जैसे मान लिया 1 2 और 3, 1 2 3 हो गई। तो अब मैं पूछूँ आपके लिए u1 u2 और u3। अब मैं पूछूँ u3 कितना होगा, तो कितना हो गया, 3, यानी कि कांस्टेंट। तो u3 का यानी कि जो भी हमने कांस्टेंट लिए ये किस पर निर्भर करते हैं, कण की
स्थिति पर, कण की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो हम कहाँ थे हम लोग? लांबिक वक्र निर्देश तंत्र पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे रेखाल्पांश। ये मिटा देता हूँ मैं। रेखा अल्पांश, इसमें थोड़ा सा है तो आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए रेखा अल्पांश के बारे में। रेखा अल्पांश क्या होता है? किसी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में के अंदर किसी कण की स्थिति को P से प्रदर्शित किया जाता है, या कण की स्थिति P से प्रदर्शित किया जाता है, या कण P स्थिति पर रखा होता है, जो U1 U2 U3 का एक फलन होता है। ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए, किसी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कण की स्थिति या कण की स्थिति को P से प्रदर्शित किया जाता है, या कण P पोजीशन पर रखा होता है, और वह किसका फलन होता है? U1 U2 और U3 का। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। किसी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी कण की स्थिति को P से प्रदर्शित किया करते हैं या किया जाता है। ये कण P स्थिति पर रखा है, कण P स्थिति पर, या फिर कण P स्थिति पर रखा है, जो किसका फलन है? किसका फलन है? दिख रहा है आप लोगों को? U1 U2 U3। और वो क्यों होगा? क्योंकि इसके वक्र कौन से हैं? जैसे हम उसमें नहीं करते थे, कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या करते थे? X Y Z, जो भी यहाँ फलन होता था वो किसका होता था? PX Y Z का होता था। उसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही लेंगे। तो अब लिखना स्टार्ट कीजिए। पूरा मिटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए। अब हम पढ़ रहे हैं रेखाल्पांश के बारे में, और रेखाल्पांश भी किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग? लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में। और लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र आप लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें क्या होगा? U1 U2 U3, ये परस्पर तीनों एक दूसरे कैसे होंगे? परपेंडिकुलर, लंबवत। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ देखते हैं। ये हो गया अपना U1, ये U2 और U3। तो रेखाल्पांश की जो डेफिनेशन थी हमने क्या लिखा? कि कोई कण P बिंदु पर रखा हुआ है, किसका फंक्शन है वो? U1 U2 U3, और इसकी पोजीशन वेक्टर कितना है? R5। अब R क्या है हमारे पास? फंक्शन ऑफ U1 U2 U3, इसी का तो फंक्शन होता है हमारे पास। उसमें नहीं करते थे क्या? जैसे R किसका फंक्शन होता था? X Y Z, उसी प्रकार यहाँ पे R किसका फंक्शन होगा? U1 U2 और U3 का, U1 U2 U3 का। अब इसका कर दीजिए आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन करना आता है ना? कीजिए। आंशिक अवकलन करने पर कीजिए, कितना होगा आंशिक अवकलन? कीजिए dr, ये कितना हो जाएगा? डेल r डेल U1 du प्लस डेल r डेल U2 यहाँ पे du2, आगे डेल r डेल U3 डेल du3। ये क्या कर दिया हम लोगों ने? इसका आंशिक अवकलन कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम इसका। देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, जो बड़ा था उसको क्या कर देते? छोटा। डेल r, इसका समीशन कर देते हैं, समीशन जोड़ देते हैं। कहाँ तक है? 3 तक।
डेल आर यू आई और यू आई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब देखिए आगे, ये जो है ये क्या कहलाता है हमारा? बेस वेक्टर डेल आर डेल यू आई इक्वल टू कहलाता है हमारा बी आई। क्या कहलाता है? बी आई कहलाता है ये, बी आई यानी कि बेस वेक्टर, आधार सदिश, बेस वेक्टर, बेस वेक्टर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये आर है, ये पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को किससे डिफाइन करते हैं? आर से। और आर किसका फलन है ना? u1 u2 और u3। और इनका क्या किया? इसका क्या किया? चलो आप ऐसे करो, यहाँ इक्वेशन इसको 1 दे लो, इसको 2 दे दो, और यहाँ लिख दो समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर। अब इसका आंशिक अवकलन किया डी आर डी एल अपॉन ये जो, और इसको क्या किया? इसको समीशन के रूप में लिख दिया ये। अब जो ये मान है यहाँ रखता है, और रखने पे क्या होगा देखिए, डेल आर अपॉन 1 से कहाँ तक है? 3 तक है, तो डेल आर, इसकी जगह क्या माना होगा? बी आई, बी आई का वेक्टर डी यू आई। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं देखिए एक बार। आगे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, मान रख देते हैं इसका b1 du1 b2 du2 b3 du3। क्या हो गया ये? डेल आर। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम? अब कईयों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो बी आई है बेस वेक्टर, वेक्टर है तो इसकी भी दिशा होगी, तो किस दिशा में होगा? तो ये क्या कह रहे हैं कि बी आई की दिशा u1 की दिशा में होगी, बी आई की दिशा यू आई की दिशा में। चलो आप लिखे लीजिए, लिखिए बी आई की दिशा, लिखिए बी आई की दिशा वक्र यू आई पर स्पर्शरेखा होगी। यानी कौन सी? जो हम लोगों ने निकाली थी, यहाँ देखिए ये बनाया था, ये जो स्पर्श टेंजेंट निकाला था ना, यही क्या होगा? बी आई की दिशा। तो लिखिए बी आई की दिशा वक्र यू आई पर, या फिर b1 की दिशा, अगर बी आई और यू आई लिखेंगे तो फिर वो तीनों के लिए आ जाएगा। तीनों के लिए, जैसे अगर हमें b1 के लिए लिखना होगा तो b1 u1 की दिशा में होगी। सही है? कंफर्म? क्लियर? तो अब देखिए, लिखिए बी आई की दिशा वक्र यू आई पर स्पर्शरेखा होगी, बी आई की दिशा वक्र यू आई पर स्पर्शरेखा होगी। अब बी आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच आई के रूप में लिख सकते हैं। बी आई को हम क्या लिख सकते हैं? एच आई के रूप में। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर, संकुल गुणांक, स्केल फैक्टर। अब हम बात करते हैं निर्देश तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो अब इसमें एकांक सदिश भी होगा, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ई कैप, ई आई कैप। क्या होता है ई आई कैप? इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो किसी भी सदिश का यूनिट वेक्टर क्या होता है? सदिश और उसका मोड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आ गया कितना है ये इसका मान, तो E1 बी आई और एच आई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लिखिए यहाँ तक।
मिटा देता हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ से मिटा देता हूँ वो लिखना। डायग्राम हमारे किसी कोई काम आएगा नहीं, अभी आएगा तब दोबारा फिर से बना लेंगे। तो हमें मिल गया वहाँ से B1 BI का मान, क्या मिल गया, BI का मान कितना हो गया, EI HI। और इक्वेशन कौन सी है ये हमारी, इक्वेशन 4 दे दो इसको, कितने तक दे दिया था मैंने, 4 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 4। और तुम लोग देख लेना और अपने हिसाब से। और इक्वेशन नंबर दे दो इसको 3। तो अब हमें मिल गया BI का मान। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 में BI का मान रखने पर, समीकरण 4 से समीकरण 3 में BI का मान रखने पर, अब BI का मान रख लीजिए। अब इतना सा काम तो आप भी कर सकते हो ना, या ये भी मैं ही रखूँ, चलो फिर मैं ही रख देता हूँ। वहाँ से देखिए कितना है बताइए, DR, आगे I, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 दिख रहा है। BI का मान रखिए ये EI HI, और वहाँ पे वो क्या है, DUI। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कहाँ होगी प्रॉब्लम। अब जो ये मान आ गया, अब इसको I वगैरह को उठा देते हैं, इसका जो एग्जैक्ट मान है वो रख लेते हैं, E1 H1 DU1, E2 H2 DU2। ये 2 है, अगर दिखे नहीं तो थोड़ा क्लियर साफ तरीके से लिख देता, U2 प्लस E3 कैप H3 DU3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे इतनी। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर कितनी है, 5। अब इसके आगे देखिए, ये क्या है हमारा DR। हमें क्या निकालना था, रेखा अल्पांश। और रेखा अल्पांश होता क्या है, जो डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कहाँ पे रखा है, पोजीशन P पे, यहाँ पर रखा हुआ है। और इसकी स्थिति सदिश ये कितनी है, R। तो रेखा अल्पांश क्या होता है, इसमें परिवर्तन की दर, R में परिवर्तन की दर यानी कि DR। तो हमें क्या निकालना था, DR। तो रेखा अल्पांश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर में परिवर्तन की दर। तो ये मिटा देता हूँ, तो हमें मिल गया DR। तो समीकरण 5 रेखा अल्पांश को प्रदर्शित करता है। लिखिए, समीकरण 5 रेखा अल्पांश को प्रदर्शित करता है। अब इसके आगे लिखिए, इसको हम क्या होता है, कई बार ये भी लिख लेते हैं, DR किसके बराबर होता है, डेल L के बराबर। और डेल L के बराबर होगा तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, समीशन के रूप में लिख लेके इसको। इसका मान कितना होगा, E1, ये किसके बराबर था, EI HI किसके बराबर था, BI के। अगर इसका मान 1 HI 1 तो B1, सॉरी I नहीं 1, तो E1 H1 यानी कि B1, और ये DU1, ये E2 H2 यानी कि B2 DU2 प्लस ये B3 DU3। समझ गए यहाँ तक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को। चलो आगे करते हैं यहाँ से। अब इस इक्वेशन का क्या ले लेते हैं, समीशन ले लेते हैं।
समीशन क्या होगा, डेल एल, डेल एल समीशन 1 से 3। अब इसका समीशन लेंगे तो क्या होगा, बी आई और डी यू आई। तो बी और यू के फॉर्म में आ गई ये इक्वेशन जो ई आ रहा था, एक अंक सदिश आ रही थी जिसमें, इसको बोलते हैं लाइन एलिमेंट। अब हमें जैसे हम लोग निकालेंगे डी एल, हमें निकालना डी एल का स्क्वायर, यानी कि डी एल क्या होगा, डी एल को ऐसे भी तो लिखते हैं हम लोग, यही तो है स्क्वायर, यही तो होगा इसका। एरो लगा दो सदी से, वहाँ से उतार लिया होगा, वहाँ से मिटा देते हैं ताकि बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये भी मिटा देता हूँ जो रास्ते में आ रहा है, वो लिख ही लिया होगा, या पोज करके लिख लेना, पीछे चले जाना थोड़ा। अब देखिए, रखिए मान i बराबर 1 to 3 बी आई डेल यू आई, और इसका कितना हो जाएगा, जे आई 3 बी जे और डेल यू जे। अब बात एक ही है दोनों में, इसमें आई लिया है, इसमें जे लिया, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, आई और जे क्या कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आई का मान अगर 1 होगा तो जे का मान कितना होगा, 2 होगा। अगर ले लेते आई का मान अगर 1 है, जे का मान 1 भी हो सकता है। तो बस कुछ ही नहीं है, बस इसकी स्थिति पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने ये लिया है। अब मान लेते हैं इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, तो आई नॉट इक्वल टू जे है, यानी कि, और हम पढ़ किस में रहे हैं, इसमें लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में। थोड़ा सा देख लीजिए एक बार इधर, लांबिक वक्र जो मैं बोल रहा हूँ, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में। और इसमें क्या किया था कि तीनों वक्र U1, U2, U3, ये तीनों एक दूसरे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होगा, एंगल होगा इनके बीच में। तो अगर ये इक्वल होंगे तो B1, B2 ये दिशा में होंगे, ये भी क्या होंगे, इक्वल, यानी कि 90 डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री में होंगे। और इनके एकांक सदिश E1, E2 वो भी होंगे। तो जैसे मान लिया कि B1 आई का मान 1 है और आई का मान कितना है हमारे पास, देखिए इधर आई का मान तो 1 है और जे का मान 2 है, तो वो हो गया B1 और B2। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होगा। और 90 डिग्री का एंगल यानी कि एकांक सदिश, तो कितना होगा इसका मान, 0। कितना होगा मान इसका, 0। समझ गए ये कि मान 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि डेल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए इसको। और कैसे आया 0, वो इसकी वजह से सदिश में क्या होता है, अलग अलग का मान तो कितना होता है 0, और सेम के बीच कितना होता है 1। जैसे आई डॉट आई क्या करते हैं 1, और उसमें करते हैं ना आई डॉट जे इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको तो बता सकते हैं आप। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या लगाई, इफ आई इक्वल टू जे, इफ आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा देखिए,
मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये जे और इसको यहाँ लिख देते हैं, सिग्मा I123 BI dy, इसको जे कर दो। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे के वैसे ही है ये। तो यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को। I = J, यानी कि ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो कैसे हो गए, dl स्क्वायर 3bi और dui, और वो भी वैसे हो जाएगा। या फिर इसको एक साथ ही लिख लें, bi dui, ऐसे पूरे फॉर्म में लिख लो, या फिर इसको भी समेशन कर लो, अलग अलग समेशन में कर लो, फिर एक साथ कर लेंगे। ये समेशन 1 2 3, अब इसको एक साथ लिख लो ऐसे, लिमिट सेम है तो bi dui dui। अब मान रख दीजिए, कैसे रखेंगे मान, रखिए 1 1 b1 b1 du1 du1 प्लस b2 b2 du2 du2 प्लस b3 b3 du3 du3। यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 4, समीकरण 4 से b1 का मान कितना हो गया, E1 और HN, और b1 कितना है 2, तो फिर b1 E1 H1। तो देखिए E1 और E1 एक कांक सदिश कितनी है, सेम है, सेम होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और b1 स्क्वायर यानी कि H1 स्क्वायर। तो मैं डाल, समझ गए यहाँ तक। अब जो ये मान है मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो H1 स्क्वायर du1 का स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर du2 का स्क्वायर H3 स्क्वायर du3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? और कैसा है वो समझा दिया मैं आपको, या फिर एक बार इधर देख लो आप। हमारे पास bi का मान कितना था, E1i hi। अब इस b1 कर देंगे इसको तो E1 और H1 हो जाएगा, और b1 कितने अपने पास 2 1, तो इसमें E1 H1, ये इसे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 1, और H1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा H1 स्क्वायर, तो b1 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास H1 स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक? तो कुछ ही नहीं किया, इसको कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा तीनों में, ये हो जाएगा b1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा b2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा b3 स्क्वायर। हो गया? तो वहाँ तक उतारिए अब आप, फिर चलते हैं आगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या था dl का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dl1 का स्क्वायर प्लस dl2 का स्क्वायर प्लस dl3 का स्क्वायर। वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर में ज़रूरी नहीं कि मैं गलती करूँ तो तुम लोग भी गलती करो, क्या पता मैं लिखना भूल जाऊँ, तो आप लोग क्या करेंगे वेक्टर लगाएंगे, नहीं तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। वेक्टर ना रखे कैसी रह जाएगी, स्केलर। तो इसके आगे हम चलते हैं। अब ये यहाँ तक उतारिए या फिर वीडियो पॉज करके उतार लेना। अब आगे चलते हैं। रेखाल्पांश हो गया हमारे यहाँ तक कंप्लीट।
इसमें भी वही कंडीशन है जैसे हम लोगों ने लिया था उसमें, सॉरी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिख लो आप लोगों को। U1 U2 U3, U1 और U2 यानी कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, U3 कांस्टेंट रहेगा, U2 और U3 यानी कि U1 कांस्टेंट रहेगा, और ये है U1 और U3 यानी कि U2 कांस्टेंट रहेगा। समझ गए यहाँ तक? और क्यों कांस्टेंट रहेगा वो मैंने बता ही दिया। और ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट हो, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो एक ही कंडीशन में होगा जब हम पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ, 0,00 यानी कि यहाँ से मूल बिंदु को, तब ये कैसा होगा जीरो, अन्यथा अदर केस में कैसा होगा ये कांस्टेंट। ऐसा होगा इसकी वैल्यू कैसे प्राप्त होगी हम लोगों को, कांस्टेंट। अब एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा तो कुछ ही नहीं हो, जैसे ये रेखा अल्पांश था वो आयतन अल्पांश। डीवी, डीवी क्या निकालेंगे हम लोग, डीवी डेल L1 डेल L2 और डेल L3, ये हम लोगों को निकालना है। और इनके मान आप लोगों को पता ही कितने हैं, देखिए वहाँ पे कितने हैं, H1 du1, H2 du2, H3 du3, कितना हो गया देखिए, H1 H2 H3 du1 du2 और du3, कितना हो गया, क्या हो गया, ये आयतन अल्पांश आ गया हमारे पास। तो ये मान आपको याद रखने हैं क्योंकि ये अभी हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन चल रही थी। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आएंगे उनमें ये सब यूज होंगे, ये जो भी हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ाया अभी, ये सब के सब क्या होंगे, यूज होंगे। तो आप लोगों को अच्छे से याद करना है और फिर उसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें फिर आज के लिए इतना ही है, आगे फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है।